हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा केवल सरकारी कर्मचारियों की जिंदगियों को प्रभावित करने वाला नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के बजट और भारत के वेलफेयर स्टेट मॉडल की दिशा में भी एक बड़ा मुद्दा है। वास्तव में खबर यह है कि सरकार धीरे धीरे ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी कर रही है और उसे रिप्लेस किया जाएगा न्यू पेंशन सिस्टम से या यूनिफाइड पेंशन स्कीम से, यूपीएस से। मुद्दा की शुरुआत होती है राजस्थान से, जहां की ये न्यूज़ है, और इसके साथ साथ कई अन्य देश जैसे हरियाणा, यूपी और अन्य राज्यों में भी यह मुद्दा बहुत तेजी से गर्म होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वास्तव में एक तरफ इस पूरे मुद्दे में है बूढ़े रिटायर्ड कर्मचारियों का सुरक्षा कवच और दूसरी तरफ है सरकार का फिस्कल प्रेशर और बजट डेफिसिट का डर। बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में ओपीएस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा? क्या यूपीएस वास्तव में कर्मचारियों के हक को सुरक्षित रखने का एक माध्यम बनेगा या केवल एक इल्यूजन रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कल्याणकारी राज्य के रास्ते से हटकर कॉरपोरेट ओरिएंटेड स्टेट की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है? देखिए, ओपीएस केवल एक नीति नहीं थी, ओल्ड पेंशन स्कीम केवल एक नीति नहीं थी, बल्कि एम्प्लॉयज के लिए, कर्मचारियों के लिए सम्मान की, सुरक्षा की और रिटायरमेंट के बाद के सम्मानजनक जीवन की एक गारंटी भी थी। लेकिन सरकार आज कह रही है कि ओपीएस के कारण सरकार पर, बजट पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है और कर्मचारी कह रहे हैं कि एनपीएस या यूपीएस, ये दोनों ही हमारी जिंदगी को अनिश्चितता की तरफ ढकेल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह लड़ाई केवल पेंशन की नहीं है, बल्कि सिस्टम वर्सेस सिटीजन्स की है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ओपीएस क्या था, क्यों एम्प्लॉयज इसको इतना पसंद करते हैं, एनपीएस में क्या खतरे हैं, यूपीएस जो सरकार लेकर आई चुनावों से पहले, उसके पीछे सरकार की रणनीति क्या है, राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, यहाँ पर, और साथ साथ केंद्र सरकार का इनका असली प्लान क्या है, और साथ ही साथ आखिर में यह लड़ाई आगे जा करके भारत के भविष्य की रणनीति को तय कैसे करेगी। ध्यान रखिएगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, वहां पर केवल पैसे का सवाल नहीं है, यह सम्मान का, सुरक्षा का और राज्य का अपने कर्मचारियों से किया गया एक वादा है। मैं आपसे शुरू में ही एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ओपीएस को खत्म करने का फैसला सही है या गलत है? इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। और ये मैं पहली बार कर रहा हूं कि बात को शुरू करने से पहले ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही भावनात्मक मुद्दा भी है, सम्मान का मुद्दा भी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओपीएस है क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम केवल एक वित्तीय प्रावधान नहीं था, यह एक सामाजिक अनुबंध था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें सरकार अपने कर्मचारियों को यह भरोसा देती थी कि जब तक आपने हमारे लिए काम किया है, उसके बाद हम आपके लिए जिंदगी भर आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे, आपकी जिंदगी पूरी। इसमें मुख्य विशेषताएं जो थी वो गारंटीड पेंशन फॉर लाइफ थी, पूरे जीवन, रिटायरमेंट के बाद पूरे जीवन की गारंटीड पेंशन दी जाती थी, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी, जो अंतिम वेतन प्राप्त किया जाता था, उस वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता था। और महंगाई बढ़े या मंदी आए, कर्मचारी की आय, इनकम सुनिश्चित होती थी। इसके साथ साथ पेंशन को डीए से लिंक किया गया था, डियरनेंस अलाउंस से लिंक किया गया था, महंगाई भत्ते से लिंक किया गया था। तो ओपीएस में पेंशन ऑटोमेटिकली जब महंगाई भत्ते से जुड़ जाती है तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की पेंशन भी बढ़ती रहती थी, यानी कि बुढ़ापा महंगाई के थपेड़ों से सुरक्षित रहता था। तीसरी खास बात, फैमिली पेंशन की भी सिक्योरिटी होती थी, कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद भी उसके परिवार को पेंशन मिलती रहती थी। इससे सिर्फ कर्मचारी नहीं, उसके परिवार के लिए भी एक सुरक्षा कवच मेंटेन रहता था। क्यों एम्प्लॉय फ्रेंडली इसको माना जाता था? इसका एक बड़ा रीजन यही है कि इसमें कोई मार्केट रिस्क नहीं था, इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ये एक भावना थी कि राज्य केवल आपका नियोक्ता नहीं है, बल्कि वो आपका लाइफ लॉन्ग गार्जियन भी है। सरकारी नौकरी इसीलिए सबसे ज्यादा लोग पसंद करते थे, क्योंकि यह सिर्फ रोजगार नहीं थी, बल्कि आजीवन सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक थी। अब सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है, सरकार को क्या समस्या, यह भी जानिएगा। देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो कंप्लीटली
एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी। सरकार को हर साल लाखों करोड़ रुपए देने पड़ते थे पेंशन पर। तो सरकार ने देखा कि उसका राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। सरकार मानती है कि ओपीएस एक आर्थिक बोझ है और आगे आने वाले समय में इससे आर्थिक अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ेगी। और यहीं से शुरू हुई एनपीएस की कहानी, न्यू पेंशन सिस्टम की कहानी। और न्यू पेंशन सिस्टम को भी जानिएगा। न्यू पेंशन सिस्टम में क्या हुआ कि न्यू पेंशन सिस्टम में सबसे पहली जो चीज की गई वो ये थी कि 2004 में भारत सरकार ने एक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को दरकिनार करते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद से बढ़ती सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का लॉ बंद किया और साथ ही साथ उसकी जगह लागू किया न्यू पेंशन सिस्टम। सरकार इसे मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और मार्केट ड्राइवन बता रही थी। इसमें क्या होता था, एक कंट्रीब्यूशन सिस्टम था, यानी कि कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी का 10% पेंशन के लिए देंगे और सरकार 14% देगी पेंशन के लिए। यह पैसा म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में और कॉरपोरेट बॉन्ड में लगाया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इस पर निर्भर करेगी कि मार्केट ने कैसा प्रदर्शन किया। यानी कि पेंशन सुनिश्चित नहीं थी, पेंशन शेयर बाजार में हुए फ्लक्चुएशंस पर एक तरीके से न्यू पेंशन सिस्टम में आधारित थी। एनपीएस से कर्मचारियों में बहुत नाराजगी हुई क्योंकि इसमें कोई गारंटीड पेंशन नहीं थी। जैसे मानिए कि कोई 50,000 के वेतन पर रिटायर हुआ, लेकिन उसको पेंशन हो सकता है 10,000, 8,000 ही मिले, 12,000 ही मिले, क्योंकि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो एक तरीके से सिक्योरिटी का एलिमेंट न्यू पेंशन सिस्टम से हट गया। मार्केट का बहुत बड़ा रिस्क इसमें ऐड हुआ। अगर मानिए स्टॉक बाजार गिर रहा है तो रिटायरमेंट इनकम गिरेगी। और एम्प्लॉय, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो कहते थे कि हम सरकारी नौकरी में इसलिए आए थे कि एक सिक्योर लाइफ रहेगी, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद हमें शेयर बाजार से मैनिपुलेशन और उसके मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। दूसरी खास बात जो थी न्यू पेंशन सिस्टम में वो ये थी कि इसको डियरनेस अलाउंस से कनेक्ट नहीं किया गया था, यानी कि महंगाई भत्ते से इसको जोड़ा नहीं गया था। यानी कि महंगाई कितनी भी बढ़े उसका पेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैमिली सिक्योरिटी को भी कमजोर किया गया। जो ओपीएस था उसमें पेंशन जीवन भर और उसके बाद परिवार को भी मिलता था, लेकिन एनपीएस में फैमिली जो पेंशन थी वो बहुत ही सीमित थी, बहुत ही असंगत भी थी। तो इस तरीके से कर्मचारी नाराज हुए न्यू पेंशन सिस्टम से और सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चुनाव में जाने से पहले यूपीएस लेकर आती है और इस यूपीएस से, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रयास करती है। तो यूपीएस के बारे में भी जान लीजिएगा। यूपीएस में क्या होता है? यूपीएस में सबसे पहली चीज, इसमें लाइफ टाइम पेंशन तो है लेकिन गारंटीड नहीं है। मतलब ओपीएस में 50% सैलरी गारंटीड थी, यूपीएस में पेंशन मार्केट परफॉर्मेंस पर ही आधारित है और एक्यूमुलेटेड कॉर्पस पर निर्भर करेगी, लेकिन सरकार कुछ प्रतिशत का सपोर्ट देगी, टोटल सपोर्ट नहीं देगी। मार्केट परफॉर्मेंस भी मैटर करेगा। दूसरी बड़ी चीज कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी था, यानी कि ओपीएस जिसमें कर्मचारी से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था, इसमें ओपीएस में कर्मचारी को पैसा देना पड़ेगा और यूपीएस में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कर्मचारी की सैलरी से जाएगा। इसके साथ साथ इनबिल्ट रिस्क भी है। सरकार कह रही है कि रिस्क शेयर्ड होगी, यानी कि रिस्क खत्म नहीं हुआ है, केवल रिस्क का शेयर सरकार ने और कर्मचारियों ने बांट लिया है। अगली चीज फिस्कल बर्डन का खेल है। सरकार ओपीएस नहीं चाहती क्योंकि वह कंप्लीटली अनफंडेड लायबिलिटी है। यूपीएस सरकार के लिए कम बोझ वाला राजनीतिक रूप से एक सॉफ्ट पैकेज के तौर पर काम करता है। तो वास्तव में अगर हम देखें तो यूपीएस जो है वो कोई नई सोच नहीं है, वो एनपीएस को ही रीपैकेजिंग करके कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं ओपीएस के लिए जो मांग उठ रही थी उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, कर्मचारियों के आंदोलन को कमजोर किया जाए। अब ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि राजस्थान सरकार का फैसला है कि जो कम कर्मचारियों के डिपार्टमेंट हैं, ज़्यादा प्रभावी डिपार्टमेंट नहीं, वहाँ से पूरे तरीके से ओपीएस को समाप्त किया जाए। और इस खबर के आते ही सरकार के सारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ शेड्यूल भी है। अब एक बार शॉर्ट में, चूंकि आपको एग्जाम भी देना है, तो आपको ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस तीनों के अंतर को एक शॉर्ट टेबुलर फॉर्म में समझिएगा। अगर हम पेंशन सिक्योरिटी की बात करें तो ओपीएस में पूरे जीवन के लिए सिक्योरिटी है, एनपीएस में कोई सिक्योरिटी नहीं है, जबकि यूपीएस में इसको
कुछ अंश तक सिक्योर किया गया है। सरकार के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना जो थी वो 100% सरकार देती थी। एनपीएस में एम्प्लॉय और सरकार मिलकर देती थी और अभी भी एम्प्लॉय और सरकार मिलकर ही देगी यूपीएस में। बाजार के खतरे की बात करें तो ओपीएस में कोई भी बाजार का खतरा नहीं था, एनपीएस में पूरी तरीके से था, लेकिन यूपीएस में कहा गया इस खतरे को सरकार भी थोड़ा शेयर करेगी। अगर हम राजकोषीय बोझ की बात करें तो पूरा राजकोषीय बोझ सरकार पर है ओल्ड पेंशन स्कीम में, एनपीएस में सरकार पर बहुत कम है और यूपीएस की बात करें तो थोड़ा बर्डन सरकार पर भी आता है। अगर कर्मचारियों के विश्वास की बात करें तो ओपीएस में कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा विश्वास और बहुत ज़्यादा सुरक्षा की भावना है, एनपीएस में बहुत लो है और यूपीएस में अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो यूपीएस में बहुत सारे कर्मचारी अभी तक एनरोल ही नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ओपीएस एक वित्तीय नीति नहीं थी और अगर ओपीएस को खत्म करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से राजनीतिक टाइम बम जैसा कुछ प्रभावित भविष्य में करेगा, क्योंकि सरकार समझती है कि सरकारी कर्मचारी केवल वोटर नहीं है, वो ओपिनियन मेकर भी होते हैं। यह बात समझिएगा, वे केवल और केवल एक छोटा ग्रुप ऑफ वोटर नहीं है, वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के ओपिनियन को भी प्रभावित करते हैं। शिक्षा में, प्रशासन में, स्वास्थ्य में, पुलिस में, न्यायपालिका में, पंचायत में, सब जगह ये सरकारी कर्मचारी हैं। इसीलिए ओपीएस खत्म करने का फैसला केवल आर्थिक तौर पर प्रभावित करेगा ऐसा नहीं है, यह चुनावी गणित को भी प्रभावित करेगा, केंद्र और राज्य के शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा और आर्थिक स्थिरता को भी प्रभावित करेगा। सरकार कह रही है कि अगर ओपीएस को वापस लाया गया तो अगले 30 साल में भारत का राजकोषीय घाटा 200-300% तक जा सकता है। कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर मिनिस्टर्स को लाइफ टाइम पेंशन दी जा सकती है तो देश की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं दी जा सकती। कर्मचारी यह लड़ाई सिर्फ वेतन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वास्तव में वे सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में इसको लड़ रहे हैं। इसको केवल आर्थिक चश्मे से देखा जाना सही भी नहीं है। केवल पेंशन एक आर्थिक मामला नहीं है, भारत सरकार के और भारतीय राज्य व्यवस्था के राजनीतिक लोकतांत्रिक चरित्र से भी संबंधित है, सामाजिक न्याय से संबंधित है, राज्य और कर्मचारी के संबंधों को तय करने वाला एक मुद्दा है। ये भारत एक ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है जहां पर दो क्लियर रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक पहला, राजकोषीय दबाव का बहाना बना करके वित्तीय अनुशासन का नाम दे करके ओपीएस जैसी योजना को खत्म किया जाए और बजट को नियंत्रित किया जाए। दूसरा, राज्य अपने जो कल्याणकारी राज्य का मॉडल है उसको फॉलो करे और कर्मचारियों को और नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता रहे। तो यह बहस, यह डिबेट, यह वीडियो केवल पेंशन के खर्च पर नहीं बल्कि पेंशन के अधिकार पर है। क्या पेंशन को अधिकार माना जाए या बाजार का एक प्रोडक्ट माना जाए? मुद्दा यह है, ओपीएस कहता था कि पेंशन आपका अधिकार है, एनपीएस कहता है कि पेंशन आपकी किस्मत है, जबकि यूपीएस कह रहा है पेंशन आपकी और बाजार की एक साझेदारी है। बस इतना ही बदलाव हुआ है। तो देखिए, यह फैसला केवल सरकार ही नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी के भारत का एक मॉडल भी तय करेगा कि भारत एक वेलफेयर स्टेट रहेगा या प्योर इकोनॉमिक स्टेट बनकर के परफॉर्म करेगा। आपकी नजर में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, राजकोषीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता या सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ कर्मचारी का सम्मान? अपना जवाब कमेंट करके अवश्य दीजिएगा कि भारत को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, एक बेहतरीन आर्थिक मॉडल डेवलप करते हुए या एक बेहतरीन सोशियो पॉलिटिकल सामाजिक सुरक्षा वाला कल्याणकारी राज्य का मॉडल जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना भी था। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, और उससे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता दूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो कि आपको सारे करंट अफेयर्स से जो भी मैं वीडियोस देता हूं उससे अपडेट रखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर बहुत सारे जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाया करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, 2027 के लिए हमारा यूपीएससी बैच अनाउंस हो रहा है जो कि 25 अक्टूबर से शुरू होगा शाम को 6 बजे से। उसके पहले आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। इसमें एक भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है 19,999 रुपए का।
ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड याद रखिएगा, यह कोड आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को खरीदते हैं, चाहे वो 26 के लिए हो, 27 के लिए या 28 के लिए, और उसके साथ साथ चाहे वो जुडिशरी का हो, ऑप्शनल का हो या स्टेट PCS का, हर एक कोर्स पर यह कोड लागू होगा। इस कोड से आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी करिए, अपनी तैयारी को एक बेहतर स्वरूप और दिशा देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।